बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्पेशल प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था वो बांग्लादेश और भारत के माबैन था। इस मैच के अंदर पाकिस्तानी शायकीन की सांसें भी ऊपर नीचे होती रहीं, उनकी दिल की धड़कनें भी तेज़ होती रहीं। कुछ दुआ ये करते रहे कि बारिश जब हुई तो बारिश जो है वो मज़ीद बढ़ती जाए ताकि भारत मैच हार जाए और पाकिस्तान के चांसेस आगे बढ़ने के लिए कुछ रोशन हो सकें। लेकिन फिर बारिश दोबारा से जब ख़त्म हुई है और मैच का आगाज़ हुआ तो मैच को 16 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया और 151 रन का हदफ था जो बांग्लादेश ने जिसका ताक़ुब करना था। लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है वो 5 रन से आज का मैच हार गई है। पाकिस्तान के अब चांसेस क्या बनते हैं? क्या अभी भी अगर मगर का खेल जारी है? ये पाकिस्तान के चांसेस सिफर हो चुके हैं? पाकिस्तानी टीम ने कहां पे क्या गलतियां की? आज का मैच बांग्लादेश के हाथ से क्यों निकला कि जब वाज़े तौर पे बांग्लादेश को आज के मैच के ऊपर गिरफ्त उनकी मजबूत दिखाई देती थी। पैनल में हमारे मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब और हमें नसीम राजपूत साइन करेंगे। हाशमी साहब, आज के मैच में सबसे पहली बात बारिश के हवाले से, आज का मैच किस्मत का खेल कितना देखते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि बारिश के लिए तो सारा पाकिस्तान दुआ गो था, लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरह की मांगे दांगे की कामयाबी हमें नहीं चाहिए थी। अगर हम अपने बलबूते पर खेल कर सामने आते तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल बारिश जो है वो मदद के लिए आई थी, लेकिन वो बिल्कुल एक झांसा सा देकर चली गई। इसकी एक स्टोरी जो है ना वो 92 के वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि 92 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड को 74 रन पर आउट हो गया था और फिर उसके बाद 3 घंटे तक बारिश रही थी जिसकी वजह से 1 पॉइंट मिल गया था और उस 1 पॉइंट की वजह से हमारे 9 पॉइंट हो गए थे। हालांकि उससे पहले वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसमें वेस्ट इंडीज़ जो है वो 8 पॉइंट पर खड़ी थी। अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाती तो वो हमारे चांसेस ख़त्म हो जाने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हराया और उनके 8 ही पॉइंट रह गए और हमारे 9 पॉइंट हो गए, जिसकी वजह से हमें मौका मिल गया और उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने वर्ल्ड कप ही जीत लिया। हालांकि शुरुआत हमारी ऐसे ही थी जैसे इस वक्त हो रही थी। अच्छा, 92 में ये एक और वाक़या हुआ कि सेकंड सेमीफाइनल में जो जनूबी अफ्रीका की जो टीम थी वो अपनी पाबंदी ख़त्म होने के बाद पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही थी और उनको भी यानी इस तरह से ही एक चांस मिला था, लेकिन बारिश की वजह से वो जो लॉ है उसके मुताबिक पहले उन्होंने 13 गेंदों पर 22 रन करने थे, फिर 7 गेंदों पर 22 रन करने थे और आखिर में 1 गेंद पर 22 रन करने थे। तो ये बदकिस्मती थी। तो आज भी हम इस तरह से ही कुछ चाह रहे थे कि शायद बारिश कुछ ऐसा कर दिखाए कि जिसकी वजह से हमारे चांसेस जो है ना वो रोशन रहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज भारत की जीत से ये इम्कानात खासी हद तक कम हो गए हैं। अब अगर हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद आईसीसी के कवानीन क्या है? मैं तो इस मामले में कम फहम हूँ। कवानीन क्या है कि आउटफील्ड कितनी गीली हो तो मैच का दोबारा आगाज हो सकता है और कितनी ज्यादा हो जाए तो मैच को खत्म कर दिया जाता है और फिर फैसला डकवर्थ लुइस के तहत होता है। देखिए, ये जो आज जैसे हुआ है ना, तो अंपायर्स ने दोनों कप्तानों को बुलाया और बुलाकर उनको कंडीशन दिखाई कि ये है। शकीबुल हसन ने बहुत बहस की कि ये मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा गीली ग्राउंड है, ये आप ना करें, लेकिन रोहित जो है वो इस पे बज़िद थे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अंपायर ने थोड़ी सी ज़्यादती की है और ये मैच नहीं होना चाहिए था, या अगर होना चाहिए था तो कम अज़ कम ग्राउंड को थोड़ा खुश्क हो लेने दें। आप देखें ना, उसके फ़ौरन बाद उनका जो हार्ड हिटर था लिटन दास वो फ़ौरन आउट हो गया और उसके बाद गीली गेंद के साथ वो मैच रहा ही नहीं, वो मोमेंटम ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादती हुई है, बिल्कुल इस तरह से जैसे पाकिस्तान के खिलाफ 9 बॉल दे दिया गया और मैच जो है वो हम हार गए। तो ये आज के मैच में ऐसा हुआ है। यानी मैच के अंदर कोई एक कप्तान राजी हो जाए, एक कप्तान राजी हो जाए तो फिर फैसला अंपायर के ऊपर होता है। जी, अंपायर की स्वाबदीद है कि वो क्या फैसला करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि 16 ओवर तक जो मैच को महदूद किया गया और जो कमी बेशी वो रन्स की थी वो 34 रन्स कम हुए, तो क्या ये फॉर्मूला क्या होता है? यानी आपके इम्कानात पहले ज़्यादा रोशन हो, फिर जब कम हो जाए, ओवर्स महदूद कर दिए जाएं, तो वो किस फॉर्मूले के तहत वो ओवर्स को देखते हुए रन्स को भी महदूद किया जाता है?
सर वो ये देखते हैं ना कि कितना इन्होंने रन्स बनाए हैं और उसको कितने हिस्सों पर डिवाइड किया जा सकेगा। जो टाइमिंग होती है ना उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना वक्त जाया हुआ है। मसलन इसमें 30 मिनट का होता है मार्जिन, 30 मिनट का वो मार्जिन देते हैं। 30 मिनट के बाद फिर जिस तरह से वक्त कम होता चला जाता है उसी तरह से रन्स जो है ना वो बढ़ते चले जाते हैं। मैंने आपको जनूबी अफ्रीका की जो मिसाल दी है उसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने पहले 13 गेंदों पर किया, फिर 7 पे किया, फिर 1 पर किया। सही। मैं हाशिम साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। पॉइंट्स टेबल्स की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं और साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो सरफराज नवाज साहब की भी राय इसमें जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पॉइंट्स टेबल आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक तो पहला ग्रुप है, फिर दूसरा ग्रुप है। अगर हम अपने ग्रुप की बात करें, पाकिस्तान के ग्रुप की, तो साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस के 5 पॉइंट्स हैं, इंडिया के 4 मैचेस के 6 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के 4 मैचेस के 4 पॉइंट्स हैं, जिम्बाब्वे के 4 मैचेस के 3 पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान के 3 मैचेस के 2 पॉइंट्स हैं और नीदरलैंड के 4 मैचेस के 2 पॉइंट हैं। अब पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस क्या हैं? पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते, साउथ अफ्रीका दोनों मैच हार जाए, या फिर पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीते और जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे, तो तब पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन ये अगर मगर की सिचुएशन में हमें पहुंचाया किन गलतियों ने है, उन गलतियों पर काबू किस तरीके से पाया जा सकता है, ये सरफराज नवाज साहब से जानते हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, आज के मैच के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? आउटफील्ड गीली होने के बावजूद मैच को दोबारा शुरू करवाना और बांग्लादेश की किस्मत ऐसी कि आखिरी गेंद तक 7 रन तक पहुंच जाना, तो आज के मैच में बांग्लादेश ने किन वजूहात पे मैच हारा है? देखें, बांग्लादेश ने बड़ी फाइट की है मैं कहूँगा, और एक सिचुएशन आ गई थी जब उनका कोई ओवर नहीं था और 8 ओवरों में उन्होंने 70-80 रन करने थे, तो उसके बाद फिर जो 3-4 विकेटें उनकी लगातार गिरी हैं, वहाँ उनका जो एज था वो लूज हुआ है। और उसके बावजूद भी जैसा आपने कहा कि आखिरी ओवर तक उन्होंने फाइट की है, और मैं कहूँगा कि एक काफी बड़ा स्कोर था जो बांग्लादेश ने काफी हिम्मत करके करीब पहुंचे हैं, लेकिन खुशकिस्मती भारत की कि वो मैच जीते हैं और वो तो मेरा ख्याल है अब क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि आखिर में उनका एक बड़ा वीक सा मैच है और उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आसानी से हार जाए वो आखिरी मैच। उसके बाद फिर रन एवरेज की पोजीशन भी आएगी कि प्लस और माइनस जो है वो बड़ा काउंट करेगा। उसके बाद सरफराज साहब, आप जानते हैं पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट हर मैच के बाद अपनी अपनी किताबें निकाल के बैठ जाते हैं, कुलिये बनाने शुरू कर देते हैं कि कौन मैच हारेगा, कौन जीतेगा। अब नया कुलिया ये सामने आया कि पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए, साउथ अफ्रीका दोनों मैच हार जाए, तो तब पाकिस्तान आगे जा सकता है, या पाकिस्तान दोनों मैच जीते और जिम्बाब्वे भारत को हरा दे, तब भी रन रेट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। नहीं, देखें, सबसे वाइटल तो कल का मैच है। कल के मैच में साउथ अफ्रीका अगर पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर तो मामला बिल्कुल ही खत्म है। अगर पाकिस्तान कल जीत जाता है और उसके बाद फिर भी देखें, साउथ अफ्रीका एक मैच हारा हुआ होगा और एक उसका पॉइंट बारिश की वजह से कम है, फिर भी वो एक पॉइंट आगे होंगे पाकिस्तान से अगर आखिरी वो मैच जीत जाएं। इंडिया का भी यही हाल है, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के चांसेस तो अल्लाह करे कि 100% हो जाएं, लेकिन मुझे बड़े रिमोट लगते हैं। और आपका जो एक और बैट्समैन अनफिट हो गया है, फखर जमान आज, और वो भी मैच में नहीं आएगा, तो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग भी, और उसके बाद जो आपका ओपनर चल ही नहीं रहा बाबर, जो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, उसका भी मुझे अफसोस है कि वो बड़ी उम्मीदें थी कि वो बड़ा अच्छा स्कोर करेगा और मैच जीतेंगे। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की फील्डिंग भी काफी कमजोर होती जा रही है। तो ये सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम की जो कारकर्दगी मुतासिर हुई है, किन वजूहात की बुनियाद पे हुई? देखें, एक तो ऑस्ट्रेलिया की पिचें तेज भी है, बाउंस हाई बाउंस भी है, और उसके बाद इनको ये इतना तजर्बा भी नहीं था। ये पाकिस्तान में लो पिचेस और फ्रंट फुट पिचेस पे खेलते रहे हैं, जो गेंद लो रहता था, और वहां तो देखें बाउंस है, और उन्होंने इस दफा पिचों के ऊपर घास भी छोड़ा हुआ है ताकि ऑफ द विकेट थोड़ा बहुत मूव भी हो और ऊंचा भी आए। और ये सबसे बड़ा नुकसान इनको हुआ है कि ये डेड पिचों पे, ग्रासलैंड पिचों पे खेलते रहे। हालांकि मैं काफी महीनों से, सालों से कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का टूर है
और पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया नुमा पिचें बनाए ताकि इनको तजर्बा हो। लेकिन ये बस यही सोचते रहे हैं बोर्ड वाले भी कि मैच ना हारे, इसके ऊपर डेड पिचें बना लें, या जीतें या ड्रॉ हो जाए। और उसके बाद फिर ये स्पिनर के ऊपर लगे रहे हैं कि स्पिन पिचें बनी हुई हैं पाकिस्तान में, दूसरे मुल्क के जो प्लेयर आते हैं उनके स्पिन के ऊपर इतना तजर्बा नहीं जितना पाकिस्तान को है। तो अब तो वहाँ फास्ट बॉलिंग का मामला है, इसके ऊपर इनका इतना तजर्बा नहीं है। जी सही। सरफराज साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि आज के मैच के अंदर भारत की कारकर्दगी को ओवरऑल अगर आप जायज़ा लें और गुज़श्ता मैच में उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लें, तो कंपैरिजन करते हुए आपको क्या लगता है कि आज के मैच में वो किस तरीके से जीते हैं और गुज़श्ता मैच जो उनका था वो किस तरीके से जीतते हुए हारे? देखें जी, इस टूर्नामेंट में भारत अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सामने नहीं आई, जितनी बड़ी वो टीम होने का क्लेम करते हैं। आप इनके तमाम मैचेस को देखें तो आपको फ्लॉज नज़र आएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें भी आप देखें कि अंपायर की एक फैसले ने फैसला किया, और उसके बाद फिर जो दूसरा मैच था उसमें भी इनकी नीदरलैंड के खिलाफ वो कारकर्दगी नहीं थी, मतलब फंस के मैच हुआ था। और उसके बाद जो मैच ये हारे हैं साउथ से, वहाँ भी इनकी कारकर्दगी आपके सामने ही है। और आज भी आप देखें कि बैटिंग तो उन्होंने अच्छी की है, अच्छे रन्स भी बनाए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हार्ड लक जो है वो भी बीच में आया ना। कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, जैसे आप देखें कि तस्कीन अहमद के 4 ओवर्स जो हैं वो शुरू में ही ख़त्म करवा लिए, फिर उसके बाद इनके कितने कैचेस ड्रॉप हुए वो आप देखें कि 4 कैच जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। तो टीम में वो जान नज़र नहीं आ रही जो होनी चाहिए। और आज के मैच में जो फ़र्क पड़ा है वो बारिश का ही पड़ा है। बारिश ना होती तो हो सकता था ये अपसेट हो जाता। सरफराज साहब, आप भी इस बात की तायीद करते हैं कि बारिश ना होती, आउटफील्ड गीली ना होती तो सूरत हाल ये ना होती, नताइज ये ना होते? नहीं, देखें 185 ये इतना छोटा स्कोर नहीं है। इन पिचों पे तो 160 की एवरेज चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि अपसेट तो होना किसी जगह पे भी हो सकती है, लेकिन एक सॉलिड परफॉर्मेंस जो हो रही हो उसको चेंज करना बड़ा कम होता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की बॉलिंग इतनी कमजोर नहीं है। और उसके साथ देखें तो बांग्लादेश की लोअर डाउन बैटिंग वो तो बिल्कुल इतनी नहीं चल रही। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि लेकिन फिर भी सरफराज साहब, आउटफील्ड गीली होने की वजह से उनकी गेंद जो बाउंड्रीज तक नहीं जा सकी, रन लेने में मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 16 ओवर्स में 146 स्कोर का बना लेना ये भी बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी महारत। मैं कहूँगा बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बड़ी महारत है। और मैं उनको काफी कहूँगा कि ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है ऐसी टीम के लिए जो इंडिया की टीम फेवरेट बनी हुई है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा जो बारिश का मामला दोनों के लिए है, क्योंकि फास्ट बॉलर जो है गेंद ड्राई नहीं है, गीला है, स्विंग कम होगा और सा विकेट का मूवमेंट होगा, ये भी तो बॉलर के लिए नुकसानदेह है। और वो जो एडवांटेज होता है वो बैटिंग साइड को ज्यादा होता है। तो सही, ये मुश्किलात दोनों के लिए थी, लेकिन बांग्लादेश ने कमबैक अच्छा किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये एक अलग बात है। जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त टेबल पे है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की कल की हिकमत अमली क्या होगी उस पर बातचीत होगी। लेकिन ब्रेक में कोको कोला ने अपने क्रिकेट फैंस के लिए एक कॉम्पिटिशन मुतारिफ करवाया है। क्विज कॉम्पिटिशन है, वो QR कोड जो है ब्रेक आपके सामने आएगा, उसको स्कैन कीजिए, उसमें हिस्सा लीजिए और जो पॉइंट टेबल पर टॉप पे रहा वो कोक का मर्चेंटाइज भी बन सकता है। तो ब्रेक में आप भी गेम खेलिए, हम भी खेलते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कल के मैच के हवाले से कि कल के मैच में किस तरीके से कारकर्दगी को बेहतर किया जा सकता है, जो खामियां हैं उन पर काबू किस तरीके से पाया जा सकता है और आगे बढ़ने की सलाहियत किस हद तक पनप सकती है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। नसीम साहब, हम दूसरा ग्रुप जो है उसे डेथ ग्रुप कहते थे और अपने ग्रुप को सेफ हेवन कहते थे, लेकिन हमें सेफ हेवन के अंदर ही अगर मगर की कैफियत के बाद अब दगरगूं सूरत हाल का सामना करना पड़ा। क्या समझते हैं किस खामियों की बुनियाद के ऊपर हम इस नहज तक पहुंचे हैं कि हम दूसरों के हारने की दुआ कर रहे हैं?
देखिए यासिर, हमारे सामने यासिर भाई जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेली है, उम्मीदें हमारी बहुत ज्यादा आज की तारीख तक भी हमारी उम्मीदें बहुत जबरदस्त चल रही हैं, कल तक भी हमारी उम्मीदें बहुत जबरदस्त होंगी। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स अब तक आए हैं, हम जब 18 गेंदों पर 48 रन इंडिया के खिलाफ नहीं बचा सके या 39 गेंदों पर 43 रन नहीं बना सके, हमारी 7 विकेटें बाकी थी, तो वो तो हमारी बहुत ज्यादा उम्मीदें वापस हो गई थी कि ये मैच तो जीत गए। वो भी उम्मीदें हमारी करामत साबित नहीं हुई। फिर आज बांग्लादेश ने जिस तरीके का स्टार्ट लिया था, लिटन दास बैटिंग कर रहे थे, फिर बारिश हो गई और उस बारिश के बाद डीएल मेथड पर तो बांग्लादेश बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा था मैच, लेकिन बारिश के बाद मैच शुरू हो गया। उसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हुआ, उनके अपने कैप्टन ने भी क्रिटिसाइज किया। देखिए, जहां कहीं भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, उनके ऑफिशियल्स हो या प्लेयर्स हो, उनको जहां पर भी अगर इंडियन क्रिकेट टीम को कोई मौका देने का कोई सपोर्ट करने का मौका मिलेगा तो कर जाते हैं। और आज यही शकीब चीख रहे थे कि भाई गीले ग्राउंड पे खिलाया, लिटन दास इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो पहले स्लिप हुए जब वो दोबारा बैटिंग के लिए गए और स्लिप होते होते वो रन आउट हो गए। वो रन आउट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो उम्मीद हमारी आज भी बन गई थी कि बांग्लादेश इंडिया को हरा देगा, तो अगले मैच में भले इंडिया जिम्बाब्वे को हराता है, हम बांग्लादेश को हराएंगे, साउथ अफ्रीका को हराएंगे, तो फिर रन रेट पे आ जाएगी बात। लेकिन आज भी ये उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो सकी। तो ऐसा लग रहा है ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप है नहीं, ये वर्ल्ड T20 पाकिस्तान का है नहीं। अब पाकिस्तान को अपने मैचेस पे फोकस करनी चाहिए। कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीते, देन बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीते और छोड़ दें अल्लाह पे आगे क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो इसलिए दुश्वार। आप क्या समझते हैं नसीम भाई, क्या समझते हैं कि कल अगर फखर जमान नहीं होते, पाकिस्तान की कारकर्दगी पे किस हद तक असर पड़ेगा? और बाबर आजम की कारकर्दगी के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, तो क्या समझते हैं कि उनके ऊपर कैसा बोझ है जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे? देखिए, एशिया कप में भी बाबर आजम से परफॉर्म नहीं हुआ था और इस वर्ल्ड T20 में भी अब तक बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सके। बाबर बैट्समैन तो वर्ल्ड क्लास हैं, वो कम बैक कर लेंगे, लेकिन इतने क्रूशल मैचेस के अंदर जहाँ आपकी थोड़ी सी जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, आपको वो हिस्सा डालना चाहिए था, उन्होंने कोशिश भी की होगी। देखिए यासिर भाई, हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। इस वर्ल्ड T20 का रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमारे दोनों सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन हमारे ओपनर हैं। आप सारी दुनिया को देखें, वो किस तरीके से पावर प्ले को अचीव कर रही है। आज लिटन दास ने जो बैटिंग की है, 66 रन स्कोर कर लिए थे उन्होंने अपने पावर प्ले में। तो हम अपने पावर प्ले में 40 रन बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। वो जो 20-22 रन का फर्क है, हमारे माइंडसेट का फर्क है, और वही पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बन रहा है। हमारी क्रिकेट 16 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है, 17 खिलाड़ी हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा पाकिस्तान में कि जिसको हम शामिल कर लें। तो 17वां खिलाड़ी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। हम ये 2 खिलाड़ियों की टीम बन गई है, सिर्फ 2 खिलाड़ियों पे खेल रही है। देखिए, हमारे अब रैंकिंग में प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थे ना, उस वक्त रैंकिंग प्लेयर्स जो है ना, वो हमारे पास नहीं होते थे। जब हम नंबर 1 होते थे, उस वक्त रैंकिंग प्लेयर्स नहीं होते थे, और आज हमारे पास रैंकिंग प्लेयर्स हैं तो हमारी टीम की कोई रैंकिंग ही नहीं है। इसका मकसद है ये फॉल्ट तलाश करना चाहिए। इट्स अ टीम गेम, ये 2 लोगों की टीम नहीं है यासिर भाई। इसको समझना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को। जी नसीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। हाशमी साहब, बड़ा अहम नुक्ता उठाया नसीम साहब ने कि हम वर्ल्ड क्लास अपने अंदर बैट्समैन तो मौजूद रखते हैं, लेकिन टीम वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाई। ये टीम का मजमूई तौर पे कारकर्दगी को बेहतर करना, माइंडसेट में तब्दीली क्या चाहिए? पावर प्ले अगर खेलना है तो बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली क्या होनी चाहिए? देखिए, राजपूत साहब ने बहुत अच्छा तर्जिया किया है और बहुत साफ सुथरी बात की है जो हमारा प्रॉब्लम है मेन। लेकिन मैं आपको एक ये बताऊं कि वाकई ये बात सच है कि हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती भी है कि बाबर आजम जो है ना, वो आउट ऑफ फॉर्म हैं, उनकी हार्ड लक चल रही है, और उसकी वजह से आप पिछले वर्ल्ड कप में देखें, वो टॉप स्कोरर थे 2021 के वर्ल्ड कप में, इसमें वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए हैं। अच्छा, दूसरी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। आप ये देखें कि वर्ल्ड कप खेलने से पहले हम न्यूजीलैंड गए तो वहां पर न्यूजीलैंड वालों ने ये पता नहीं चल सका कि उन्होंने वो स्पिन विकेटें क्यों बनाई थी, हालांकि वर्ल्ड कप चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक वहां फास्ट विकेटें बननी चाहिए थी, वहां भी हमारी प्रैक्टिस ना हो सकी। फिर वार्म अप मैच में एक मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया, और दूसरा मैच जो है उसमें बाबर और आजम रिजवान दोनों ही नहीं खेले थे, उनको भी ना प्रैक्टिस मिल सकी। अच्छा, तीसरी बात यह कि पिचेस की आप बात करते हैं तो इन्हीं पिचेस पे हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। इन्हीं पिचेस में 97 में वसीम अकरम की क़यादत में हेंस एंड बेजिस का जो वो एक ट्राई
ट्राईएंगुलर सीरीज थी वो भी हमने जीती थी। तो हमारे यहाँ ना प्रैक्टिस का फुकदान रहा है, इनको मौका नहीं मिल सका इन विकेटों पर जाकर। हमारे मुकाबले में दूसरी टीमें 20-20, 25 दिन पहले आई और उन्होंने आकर प्रैक्टिस की और वहां पर वो उनकी कंडीशन से हम आंग हो गए। चले इस पे राय नसीम साहब की मैं लेता हूं। नसीम साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह हाशमी साहब ये बात कर रहे हैं, एक तो प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, फिर बाबर का आउट ऑफ फॉर्म होना, कल के मैच में आप क्या समझते हैं, राय क्या देंगे कि तब्दीली क्या हो जिससे परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? देखिए, बड़ा एक ऐसा सवाल है कि हमें लग रहा है कि हम यहाँ से पोकर लेकर गए हैं सारे के सारे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर लेते हैं। बात हो रही थी कि शोएब मलिक को लेकर जाएं आप। शोएब मलिक एक मिडिल ऑर्डर, देखिए आज की विराट कोहली की आप बैटिंग देखें, अगर इंडिया 186 रन करने में कामयाब हुआ तो एक ऐसा बैट्समैन जो इनिंग को लेके चलता है, हमारे पास वो है ही नहीं। हमारे पास कोई एक सिंगल बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा कि जो इनिंग को लेके कैरी करे, तो उसके इर्द गिर्द जो बाकी बैट्समैन हो वो रन स्कोर करने में कामयाब हो, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट दिखाई दे रहा है। हमने जाने से पहले इन तमाम चीजों को ना रमीज राजा साहब ने देखा, लेकिन रमीज राजा साहब जब लास्ट टाइम चेयरमैन बने थे उस वक्त वर्ल्ड T20 आने वाला था, उन्होंने पूरी टीम बदल दी थी। यही वसीम चीफ सिलेक्टर थे और टीम बदल दी थी। शोएब मलिक भी टीम में नहीं थे, हफीज भी टीम में नहीं थे, वो उन लोगों को टीम में लेकर आए थे। लेकिन इस दफा रमीज साहब ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने टीम दी। हालांकि यही रमीज राजा साहब थे जब चेयरमैन नहीं बने थे, तो उनकी वीडियोस आप उठा के देखें, उन्हें बाबर आजम सेल्फिश लगते थे, टीम अपने लिए खेलती हुई लगती थी। अब जब से चेयरमैन बने हुए तो टीम की कारकर्दगी, और हाशमी साहब सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा कि आप न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज खेल के आ रहे थे, तकरीबन सिमिलर टाइप ऑफ पिचेस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होती है। 19-20 का फर्क होता है, ऑस्ट्रेलिया में ही इतनी फर्क है पिचेस का। कल जिन पिचेस पे मैच हो रहा था सब 2-2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे थे, पर्थ में 4-4 फास्ट बॉलर के साथ, तो ये तो फर्क होता है। लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपको ट्रेनिंग का मौका भी मिल रहा है, फिर आप न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीत कर आ रहे हैं, एक मोरल के साथ आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद एकदम से आपको क्या हो जाता है, मैं फिर कह रहा हूँ ना, उम्मीदें बनी हैं, उम्मीदें टूटी हैं, तो आप जितनी करीब हम गए फतह के, रब उम्मीदें बरकरार रखे। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की दुआएं भी इनके साथ हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, तभी आप मुस्तकबिल में कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, अब्दुस्तार हाशमी साहब इस हवाले से अपना वक्त दे। नाज़रीन, प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।